नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12th का आपका जो चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है होम साइंस का, जिसका नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। तो इसमें हम क्या समझने वाले हैं, आपको चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो आपकी सबसे छोटी चाइल्डहुड एज है उसके बारे में हम समझेंगे, और प्रारंभिक बाल्यावस्था में किस तरीके की देखभाल, किस तरीके की शिक्षा की आवश्यकता होती है बच्चों को, हम उसके बारे में मेनली इस पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं। तो इसमें आपका जो पूरा चैप्टर है अच्छे से मैं कवर अप करवाने वाली हूँ। आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे और कोशिश करूंगी कि जितने भी टॉपिक्स है आपके इस चैप्टर के आपको अच्छे तरीके से समझा दूं। तो अब जो आपका चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक। तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक कौन सा दे रखा है, जिसका नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसमें हमने क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या बताना है कि किस तरीके की देखभाल, किस तरीके की शिक्षा की आवश्यकता होती है, या किस तरीके से हम देखभाल कर सकते हैं और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं अपनी जो छोटी एज के जो बच्चे होते हैं उनको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा एक ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न स्थितियों में बाल्यावस्था को लाभ पहुंचाने के साथ ही इन मूलभूत कामों में माता पिता और समाज की सहायता करके परिवार को भी लाभान्वित करती है। तो इसमें क्या बता रखा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा क्या है, एक ऐसी गतिविधि है जो कि विभिन्न स्थितियों में बाल्यावस्था को लाभ पहुंचाने के साथ साथ ही क्या है कि ये ऐसी है, हम बता सकते हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था ये शिक्षा है, जिसमें क्या है कि हम छोटी उम्र से ही क्या करते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षाएं देने लग जाते हैं और जिससे कि क्या होता है उनको लाभ पहुंचता है, उनको बहुत सारी नॉलेज होती है वो आ जाती है उनके पास। ठीक है, और इन मूलभूत कामों में माता पिता और समाज की सहायता करके परिवार को भी लाभान्वित करती है। मतलब कि आप देखेंगे कि छोटी एज से क्या है, बच्चा एक मैनर्ड तरीके से रह रहा है, उसके अंदर बिहेव करने का तरीका है, वो सही से जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है तो वहां सही से जा रहा है। तो क्या है कि एक तरीके से क्या है, परिवार वालों को भी ये अच्छा लगता है अगर कहीं पे जाके उनका जो बच्चा होता है वेल मैनर्ड बिहेव करता है। तो वही बता रखा है यहाँ पे कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा वगैरह है वो क्या है, तो बचपन से क्या है बच्चों को एक तरीके का बिहेव सिखाया जा रहा है, जहाँ पे बच्चा क्या है बाहर जाता है, समाज में जा रहा है, तो वहां पे अच्छी तरीके से पेश आ रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो क्या है कि वहां पे भी माता पिता को बहुत ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, आपके इस पूरे टॉपिक में यही था कि किस तरीके से हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं कि हमें बचपन से ही क्या है बच्चों को मैनर सिखाने चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, और क्या है कि इसमें माता पिता का एक बहुत बड़ा रोल होता है और माता पिता को भी खुशी मिलती है। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो देखते हैं। तो इसमें क्या है आपका ये दे रखा है आपका ECC। इसमें क्या है कि ये क्या है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, ECCE। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा को ही हम ECCE कहते हैं, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या है ECC क्या है, तो इसी को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ECC क्या है, तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, और फिर हमें इसकी जो फुल फॉर्म है वो बता देनी है। तो आपको जो फुल फॉर्म वगैरह है वो भी याद करके रखनी है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको यही बताना है कि ECC जो है आपका इसमें क्या है, ये भी एक तरीके से प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है वो देखते हैं हम। अब यहाँ क्या दे रखा है, आपकी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ठीक है, हम क्या क्या देखिए, हम बचपन से क्या करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें जो होती है हमारे लिए, हम बचपन से अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं, और उसके बाद उन्हीं को समझते हैं और अपने अंदर लेकर आते हैं। तो क्या है कि हमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं वो देखनी है। तो क्या है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जन्म से लेकर 8 वर्ष। आपको ये भी याद रखना है, आपके क्वेश्चन में बन सकता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज कौन सी होती है, कहाँ तक होती है, तो कहाँ से है, जन्म से लेकर आपकी 8 वर्ष जो है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। की आयु तक की अवस्था है जिसे 2 भागों में बांटा जाता है। अब क्या है कि ये जो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है एक जन्म से लेकर 8 वर्ष की है हम, लेकिन उसको भी 2 भागों में बांटते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ आपको बता रखा है जन्म से लेकर 3 वर्ष। ठीक है, फर्स्ट जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था है हम उसको किस में डिवाइड करते हैं, तो आपका जो जब आप जन्म लेते हैं तब से लेकर आपके 3 वर्ष की आयु तक हम उसको डिवाइड करते हैं, और उसके बाद क्या है 3 से जो आपका 8 वर्ष है हम उसमें उसको डिवाइड कर देते हैं।
तो क्या है, यह विभाजन इन दोनों अवस्थाओं में छोटे बच्चों में होने वाले विकारात्मक परिवर्तन पर आधारित है। मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे विकारात्मक मतलब सोच का परिवर्तन है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ ज्यादा ही छोटे बच्चे, जन्म से लेकर 3 वर्ष, ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है 3 से लेकर 8 वर्ष की आयु के बीच क्या है, हम अपने आसपास के वातावरण को समझने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि हमारे आसपास के लोग किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं। ये सारी जो समझ होती है हमारे अंदर धीरे धीरे आने लग जाती है। और यहाँ तक क्या होता है, हम सेल्फ अवेयर भी हो जाते हैं, खुद के बारे में धीरे धीरे सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको हमने क्या कर रखा है, 2 भागों में बांट रखा है। तो क्या है कि जो ये आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता में यही है कि इनको 2 भागों में किस लिए बांटा गया है, क्योंकि यहाँ पे विकारात्मक परिवर्तन की वजह से इसको बांटा गया, मतलब सोच की वजह से, कि यहाँ तक क्या है सोचने समझने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन 3 से 8 वर्ष में क्या होता है कि हम पूर्ण तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका था प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो विशेषता है उसमें। अब यहाँ नेक्स्ट क्या आपको दे रखा है, तो शैशवावस्था व टॉडलर अवस्था। इसमें क्या है कि फर्स्ट आपका क्या है, शैशवावस्था। तो ये क्या है, जन्म लेते हुए जो बच्चे होते हैं, जन्म के टाइम के जो पीरियड होते हैं, वहां से लेकर कब तक की एज के हैं, ये 2 वर्ष की। ठीक है, और टॉडलर क्या है आपका, तो 2 से 3 वर्ष की। आपको पहले तो ये एज याद रखनी है कि आपका जो शैशवावस्था है वो कब से है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक। और वहीं आपका टॉडलर कहां से है, तो 2 से 3 वर्ष की आयु के बीच। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये दोनों ही पॉइंट जो है आपको याद रखनी है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज भी आपको याद रखनी है, कब से है, तो आपका जन्म से लेकर है 8 वर्ष। उसको हमने 2 भागों में बांट रखा है, एक को हमने जन्म से लेकर 3 वर्ष में और दूसरा 3 से 8 वर्ष में। ठीक है, वहीं पे आपका जो शैशवावस्था है उसके बाद में पूछा जाए तो कब से कब तक की है, तो आपके जन्म से लेकर 2 वर्ष की है। और वहीं आपकी टॉडलर की जो एज है वो पूछी जाए तो कब से है, कब की है, तो 2 से 3 वर्ष की है। ठीक है, आपको ये जो एज दे रखी है, आपको ये सारी एज याद रखनी है, आपको जो फुल फॉर्म वगैरह दे रखी है आपको वो भी याद रखनी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस टॉपिक को। तो फर्स्ट यहाँ आपको शैशवावस्था बता रखा है। तो शैशवावस्था क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था है जिसमें बच्चा अपनी प्रत्येक जरूरत के लिए वयस्कों पर निर्भर करता है। अब देखिए जन्म से 2 वर्ष मतलब क्या है, बच्चे को मतलब आप देखते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु है, बच्चे को नहीं पता, उसको कुछ नहीं समझ है, दुनियादारी के बारे में नहीं पता है, जबकि उसको ये तक नहीं पता छोटी एज में कि वो हाथ वगैरह भी मूव कर सकता है। तो क्या है इस एज में क्या होता है कि बच्चे क्या है, आप देखते भी हैं माँ बाप पे ही निर्भर करते हैं, या वयस्क जो घर में है बड़े लोग हैं उन पे ही निर्भर करते हैं। खाना खिलाने के लिए कोई और चाहिए, घुमाने फिराने के लिए कोई और चाहिए, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, छोटे बच्चों को आप लोग देखते ही हैं। तो वही है कि किस तरीके से शैशवावस्था की एज कि ये जन्म से लेकर 2 वर्ष की है, इसमें जो भी कार्य करने होते हैं तो वो क्या होता है, बच्चा अपने बड़ों पर निर्भर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आपको दे रखा है आपका टॉडलर। तो टॉडलर में क्या है, तो ये 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को कहा जाता है। टॉडलर हम 2 से 3 वर्ष के बच्चों को कहते हैं, जिसमें बच्चों के अंदर फुदक कर चलने की प्रवृत्ति होती है। अब देखिए इस एज तक क्या है, बच्चा धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। हम जन्म से देख रहे हैं तो बच्चा क्या है, गोदी में ही रहता है ज्यादा से ज्यादा, जन्म के टाइम की हम बात करें तो गोदी में रहता है। उसके बाद क्या है कि थोड़ी मतलब आप देखते हैं एक्टिंग वगैरह भी करते हैं कि चलना स्टार्ट हो भी गया है। 2 वर्ष की एज तक हम बोल दे कि थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट हो भी गया है, तब भी क्या करते हैं वो जल्दी तैयार नहीं होते चलने के लिए, उनको गोदी चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन जब हम 2 से 3 वर्ष की बात करें तो बच्चा क्या है अच्छी तरीके से क्या है फुदकना, धीरे धीरे चलना जो है स्टार्ट कर देता है, हल्का फुल्का खड़ा होना भी चालू कर देता है, और क्या है थोड़ी बहुत चलने की भी कोशिश करने लग जाता है। तो वही है कि टॉडलर अवस्था में क्या होता है, तो आपको इसमें एज याद रखनी है, और सेकेंड आप बता सकते हैं हल्का फुल्का चलना जो है वो स्टार्ट कर देता है, पानी प्यास लगती है तो वो मम मम करके बोलना भी शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने टॉडलर अवस्था में बता सकते हैं। तो ये दोनों आपके शैशवा और टॉडलर थे जो आपकी अवस्था है। आई होप आपको ये दोनों ही समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ नेक्स्ट क्या है,
तो आपका जो विद्यालय पूर्व बच्चा मतलब विद्यालय से जाने से पहले जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बताना है। तो क्या है कि विद्यालय पूर्व बच्चा वह बच्चा होता है जो किसी ऐसे परिवेश में रहने के लिए तैयार होता है जो परिवार से बाहर का होता है। क्या है, तो विद्यालय पूर्व वो बच्चे होते हैं जो कि किसी ऐसे परिवेश में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसी जगह पर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि परिवार से दूर है। ठीक है, विद्यालय में भी जाना शुरू कर रहे हैं, आसपास बाहर के क्षेत्रों में भी जाना शुरू कर रहे हैं, मिलना जुलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है, विद्यालय पूर्व वो बच्चे होते हैं जो किसी भी परिवेश में रहने के लिए तैयार होते हैं और परिवार से बाहर का जो भी परिवेश है परिवार से बाहर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आपकी वैकल्पिक देखभाल बता रखी है। तो यहाँ पे वैकल्पिक देखभाल क्या है, तो मेनली हम देखते हैं मोस्टली क्या होता है, माता सबसे पहले तो यही हम देखेंगे तो माता ही होती है जो बच्चों का ध्यान रखती है, सबसे ज्यादा ध्यान रखती है, माँ के ही करीब होते हैं बच्चे। लेकिन अगर हम इनके अलावा बात करें तो हम पिता की बात कर सकते हैं, किनकी बात क्या है, पिता ज्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ पे विकल्प मतलब इन दोनों के अलावा माता पिता के अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है, जिनके द्वारा हम बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो वैकल्पिक देखभाल में आप क्या लिख सकते हैं, तो माता पिता के अलावा परिवार में जो अन्य सदस्य हैं जो कि बच्चों की देखभाल कर रहे हैं तो हम उनको ही क्या कहेंगे, वैकल्पिक देखभाल कहेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि माँ की अनुपस्थिति में बच्चों को दी गई देखभाल को वैकल्पिक देखभाल कहा जाता है। तो जब माँ उपस्थित नहीं है तब जो भी उनके अलावा देखभाल कर रहा है हम उसको क्या कहते हैं, अपना वैकल्पिक देखभाल कहते हैं। बच्चे को वैकल्पिक देखभाल निम्न लोगों द्वारा दी जाती है। अब क्या है कि घर के ही आसपास के लोग, घर में ही जो है घर के परिवेश में जो लोग होंगे वही बच्चे का देखभाल करेंगे। तो क्या है, यहाँ पे आपको कुछ बता रखे कि किस तरीके से कौन कौन जो होते हैं बच्चे की देखभाल करते हैं या कर सकते हैं। जो आपके घर में फैमिली मेंबर है तो बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, अगर आपकी मम्मी उपस्थित नहीं है तो क्या है, अगर आप बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, छोटे बहन है तो क्या है, आप ही देखेंगे आपसे छोटे जो है उस घर में। ठीक है, तो वही है कि किस तरीके से यहाँ दादा दादी, नाना नानी और अन्य रिश्तेदार, बड़ी बहन, भाई, आया, यहाँ पे आया बता रखा है कि माँ की अनुपस्थिति में एक हम रख लेते हैं जो कि बच्चे की देखभाल करते हैं। ठीक है, और शिशु केंद्र या फिर हम क्रैच वगैरह में छोड़ देते हैं बच्चों को तो वो लोग भी उसकी देखभाल करते हैं। ठीक है, अगर घर में लोग हैं तो हम देख रहे हैं घर के लोग ही उसकी देखभाल कर लेंगे अगर माँ उपस्थित नहीं है तो। लेकिन अगर माँ कहीं जॉब करती है और फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं है, कोई नहीं है फैमिली में, वो है उनके हस्बैंड है और बेबी है और दोनों को ही घर से बाहर जाना है मम्मी पापा को, तो क्या करेंगे, वो क्रच में छोड़ के आएंगे या फिर उसके लिए एक जो आया होगी जो उसका देखभाल करेगी उसको रखेंगे। ठीक है, तो वैकल्पिक देखभाल में यही सब था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैकल्पिक देखभाल में हम मेनली यही बताएंगे कि माँ की अनुपस्थिति में उनके अलावा जो भी बच्चे की देखभाल करता है हम उसी को वैकल्पिक जो हमारा देखभाल है वो कहते हैं। एग्जाम्पल में आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो लगे कि जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा, मौसी, आप जो भी रखना चाहे वो खुद से रख सकते हैं। ठीक है, मेनली हम देखेंगे बच्चे जो होते हैं उनके पास तो सभी जाना पसंद करते हैं, सब चाहते हैं कि वो उनकी गोदी में आए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि छोटे भाई या बहन की देखभाल करने में बड़ी बहन को कौन सी हानियां होती है। अब क्या है कि घर में आप देख रहे हैं माँ उपस्थित नहीं है, बाहर जा रही है और घर में छोटे बच्चे से बड़ी एक बहन है, बड़ी बहन है या भाई है, तो क्या है वो छोटे बच्चों की देखभाल कर रही है तो उसके में क्या है बहुत सारी हानियां होंगी उसको। क्या है, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है, मान लो कि अगर हम एक बहन की एज मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 वर्ष है और वही छोटा एक बच्चा है उनके घर में, हम उसकी एज ले लेते हैं तो हम उसकी 2 से 3 साल एज ले लेते हैं। तो क्या होगा, ये जो इस एज पीरियड में ये खुद मेच्योर नहीं है, उतनी ज्यादा खुद नहीं समझ पा रही है। ठीक है, लेकिन उसको क्या है माँ की अनुपस्थिति में छोटे जो उसका भाई या बहन है उसकी देखभाल करनी पड़ रही है। तो उससे क्या होगा, बहुत सारी हानि होंगी। वो हानि आप खुद भी सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो बच्चे का देखभाल कर रही है। तो वो कहीं बाहर नहीं जा पाएगी खेलने के लिए, अगर उसको जाना हो घर में रहकर वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगी, या कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो उसके अंदर इतना तो दिमाग नहीं है कि वो क्या करे। अब इस एज में क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकती है, हाइपर हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सोचने समझने की जो क्षमता होगी वो उस टाइम खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, बहुत सारी उसका जो स्कूल है वो भी छूट जाएगा, स्कूल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगी। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी हानियां जो है आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं अगर आप खुद से बनाना चाहें तो। कुछ पॉइंट्स यहाँ हैं, हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है,
सबसे पहले आपको बता रखा है उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या है, वो देख रही है, बच्चे की देखभाल कर रही है, तो क्या है, उसको अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़नी पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, वह छोटी है, वो खुद छोटी है, बच्चे की उचित देखभाल नहीं कर पाएगी। अब क्या है, उसको क्या पता, बच्चा रो रहा है तो उसको भूखी लगी है, हो सकता है उसको डायपर चेंज करना हो या कुछ और हो, कुछ और रीजन हो, उसके पेट में दर्द हो रहा हो, लेकिन क्या है, वो इतना सेंस नहीं लगा पाएगी। तो क्या है कि उचित देखभाल वो नहीं कर पाएगी, उसको खुद समझ में नहीं आएगा अगर बच्चा रो रहा है तो क्या रीजन है उसके रोने का, ठीक है। वह खेल में लग सकती है, अतः उसके पास जो बच्चा छोड़ा है वो सुरक्षित नहीं है। तो क्या है, छोटी बच्चे है, वो खुद ही कम एज की है, तो क्या है कि उसका ध्यान क्या है, इधर उधर भटक सकता है, वो खेलने में लग सकती है, जिससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो भी सही से सुरक्षित नहीं रह पाएगा, ठीक है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, जैसे बच्चा बीमार हो जाए, उसे चोट लग जाए, तो वह उसे नहीं संभाल पाएगी। अब क्या है, छोटी एज हमने देखी, अब खुद ही उसकी एज कम है, अब उसको देखभाल करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या होगा अगर कहीं ऐसी स्थिति आ गई जहां बच्चे को कोई हानि पहुंच रही है, तो क्या होगा, उस समय उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगी, ठीक है। तो आपका यही था इसमें, आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, आपका बता रखा है शिशु केंद्र, ठीक है। शिशु केंद्र क्या है, ऐसे केंद्र हम बता सकते हैं जहां पर हम बच्चों को क्या है रखते हैं। अगर आप देखेंगे जो फैमिली में है, पेरेंट्स दोनों ही काम करने वाले हैं, बाहर जाके काम करते, तो क्या होगा कि बच्चे को कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए होगा, तो क्या है, वो शिशु केंद्र में बच्चों को रखवा देते हैं, जहां पर क्या है, बच्चों की देखभाल की जाती है। उनके जैसे बहुत सारे बच्चे वहां पर आते हैं और बच्चों की अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है वहां पे, ठीक है। तो क्या बता रखा है कि शिशु केंद्र एक संस्थागत व्यवस्था है, एक संस्थागत व्यवस्था है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के घर में देखभाल करने वाले की अनुपस्थिति में देखभाल करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया, इसमें जोर किस पे दिया गया है, तो मेनली हमने क्यों बनाया उसको, तो हमने इसलिए बनाया है ताकि अगर घर में जो पेरेंट्स है वो अनुपस्थित रहे, वो ना रहे, तो उनकी जगह पर अगर बच्चों को वहां पर रख के जा रहे हैं तो उन बच्चों की देखभाल करें, ठीक है। इसीलिए क्या है, शिशु केंद्र को बनाया गया है जहां पर वो बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक। अब क्या है, इनके द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है। अब क्या है, कहीं भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को रख रहे हैं तो ऐसे तो नहीं रख देंगे, कोई ना कोई शर्तें, कोई ना कोई सेवाएं होंगी उनकी, उसके बाद ही रखेंगे। क्या है, ये जो है ना केंद्र वगैरह, इनकी टाइम भी फिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम में आप वहां पे रख दो और किसी भी टाइम में जाकर ले जाओ, ऐसा नहीं है। इनकी टाइम फिक्स होती है ऑलरेडी, और टाइमिंग पे ही भेजना होता है बच्चों को और लाना होता है, ठीक। तो क्या है, बहुत सारे नियम शर्तें हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं जो ये लोग अपना प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बता रखा है कि कौन कौन सी सेवाएं होती है जो आपके शिशु केंद्र है उसमें। हम कहीं भी अगर बच्चे को रख रहे हैं तो पूरी फैसिलिटी के साथ और सिक्योरिटी के साथ ही रखेंगे। तो ये कुछ सिक्योरिटी जो है वो बताते हैं, प्रदान करते हैं पेरेंट्स को कि हम किस तरीके से बच्चों को रखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ क्या बता रखा है, तो भोजन की सुविधा, क्या है, भोजन की सुविधा वहां पे करा के रखते हैं। नेक्स्ट आराम की सुविधा, अब क्या है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको आराम के लिए भी अच्छा स्पेस चाहिए होगा, तो क्या है, आराम की सुविधा भी यहाँ पे रखी जाती है। अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट मनोरंजन की सुविधा, तो यहाँ पे क्या है, बच्चों के लिए बहुत सारे खेल जो है, खिलौने जो है वो सब रखे जाते हैं। कहानियों की बुक होती है, जो 2 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको कहानी सुनाई जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अलग रखा जाता है और उनके लिए खिलौने वगैरह अलग से होते हैं, ठीक है। तो वो बता रखे है कि किस तरीके से यहाँ पे मनोरंजन की भी सुविधा होती है। नेक्स्ट प्राथमिक चिकित्सा, तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी चिकित्सा है उस पर भी जो बल है वो दिया जाता है कि बच्चे को कहीं चोट लग जाए या कुछ दुर्घटना हो जाए बच्चे के साथ, तो यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा की जो भी उपलब्धता होती है वो भी करवाई जाती है। नेक्स्ट अनौपचारिक शिक्षा, यहाँ पे जो है अनौपचारिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है, ठीक है। बच्चों से जो बात है, बात करने का तरीका है, वो सभी उनको सिखाया जाता है। और नेक्स्ट साफ सफाई का जो वातावरण है वो, तो क्या है, वहां पे साफ सफाई स्वच्छता भी को पूरी तरीके से महत्व दिया जाता है, स्वच्छता को भी, और वातावरण जो है वो साफ सुथरा रखा जाता है। तो ये क्या है, ये जो आप देखेंगे शिशु केंद्र है उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जो भी सेवाएं हैं उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से सेवाएं प्रदान करती हैं। उसके बाद भी देखिए, अब पेरेंट्स क्या है, बच्चों को एक स्थान पर रख के जा रहे हैं, उनके हवाले करके जा रहे हैं, उनके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, तो किसी तरीके से वो ऐसी जगह पे तो रखेंगे नहीं जहाँ उनके बच्चे के साथ गलत व्यवहार हो या उनको खुद की संतुष्टि ना हो कि वहाँ बच्चा सही रहेगा या नहीं रहेगा।
तो क्या है, शिशु केंद्र में ये ऑलरेडी आपको पहले से बता दिया जाएगा कि हमारे द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाती है और टाइमिंग वगैरह भी आपको ऑलरेडी बताई दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपका शिशु केंद्र है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है हम वो देखते हैं। अब यहाँ क्या है कि कुछ शिशु केंद्र है उनके बारे में हम देखते हैं। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एक तरीके से शिशु केंद्र हो, बहुत सारे शिशु केंद्र होते हैं, हम उनके बारे में समझेंगे। उसमें से फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, तो दिवस देखभाल केंद्र। इसमें क्या है, दिवस देखभाल केंद्र, तो नाम से हम समझ सकते हैं दिवस, यहाँ पे दिन की बात की जा रही है मेनली। हम बात करें तो दिन में जहाँ पे बच्चों को रखा जा सके, दिन में जहाँ पर बच्चों की देखभाल की जा सके, हम उसको दिवस देखभाल केंद्र कहेंगे। इसकी जो फुल डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि दिवस देखभाल केंद्र दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं। ठीक है, दिवस देखभाल केंद्र कौन से हैं, दिन में देखभाल करने वाले केंद्र है जो बच्चों की विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल करते हैं। तो ये क्या है, बच्चों की जो है देखभाल करते हैं। ठीक है, इन केंद्रों में शिशु एवं विद्यालय पूर्व बच्चों की देखभाल प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि जब जो प्रमुख होते हैं वो वहां पे उपस्थित नहीं होते तो किसके द्वारा उनकी देखभाल की जाती है, छोटे बच्चों की, तो जो कि दिवस देखभाल केंद्र के अन्य कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। मेनली आपको इसमें हम पॉइंट्स देख ले तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट बना सकते हैं। फर्स्ट हम बना सकते हैं कि ये दिन में ही देखभाल करते हैं बच्चों की। ठीक है, सेकेंड क्या बना सकते हैं हम इसमें, तो जो बच्चों की विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल करते हैं। ठीक है, जो बच्चों की विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल करते हैं। थर्ड पॉइंट हम बना सकते हैं, इन केंद्रों में शिशु एवं विद्यालय पूर्व बच्चों की देखभाल प्रमुख है। ठीक है, ये हम थर्ड पॉइंट बना सकते हैं। और फोर्थ हम बना सकते हैं, देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में की जाती है। इसमें क्या है, देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में ही जो अन्य लोग होते हैं वो बच्चों की जो देखभाल है वो करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप फोर्थ पॉइंट बना सकते हैं। तो आपको देखिए 4 पॉइंट यही मिल गए हैं। इसमें भी आप अगर तोड़ तोड़ के और बनाना चाहे, आपको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ बात किसकी की जा रही है, तो बच्चों को हम किस तरीके से उनकी देखभाल करते हैं। तो क्या है, इसमें भी आप प्रमुख सेवाएं ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके की शिक्षाएं देते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा सिखाते हैं, इनके खान पान पर भी ध्यान रखते हैं, वातावरण साफ सुथरा रखते हैं, इनको सिखाते हैं कि किस तरीके से वातावरण को साफ सुथरा रखा जाए। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स क्या है आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ऐसे ही पॉइंट्स लिखें। आपके माइंड में जो जो पॉइंट बन रहे हैं, आप देखिए शिशु केंद्र की कौन कौन सी खूबियां हो सकती है। तो आप ये सोचिए कि जहां बच्चों को पूरी तरीके से सिक्योर रखा जाए। ठीक है, तो जब आप ये सोचेंगे ना, आपके मन में खुद ही बहुत सारे पॉइंट्स क्या है बनने लग जाएंगे। तो आप ये पॉइंट्स रिमेम्बर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन क्या है अगर खुद से ही आपको बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं तो वो और अच्छी बात है। तो क्या है, आप खुद से भी पॉइंट्स बनाइए और उसको भी पढ़िए, समझिए और देखिए आपके जो टॉपिक्स है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो है आपका टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी में जो आपका नेक्स्ट है हम वो देखते हैं। अब ये आंगनवाड़ी आपको दे रखा है। आंगनवाड़ी तो आपने देखा ही होगा। आंगनवाड़ी क्या होता है, जहाँ बच्चे जाते हैं उनको थोड़ी बहुत क्या है जो हम बता सकते हैं स्टार्टिंग की शिक्षा है वो दी जाती है। वह कोई स्कूल की तरीके से नहीं होता है, लेकिन ये सरकारी संस्था बना बोल सकते हैं हम इसको, जहाँ पे बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो हम कह सकते हैं कि दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आंगन आश्रय ये ग्रामीण या शहरी शिशु की देखभाल केंद्र होते हैं जो ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या है जो आपका ये आंगन कार्यक्रम है ये क्या होता है, तो ये ग्रामीण या शहरी है, ये गांव या शहर दोनों में ही होता है। आप यहाँ ये पॉइंट्स बना सकते हैं इसमें भी कि ये क्या है, एक आंगन आश्रय है, यहाँ पे क्या है बच्चों को इनकी देखभाल की जाती है बच्चों की। ठीक है, नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि ये ग्रामीण इलाकों में भी होते हैं, एक पॉइंट आप यहाँ पे बना सकते हैं। और सेकंड क्या बना सकते हैं कि शहरी इलाकों में भी इनको हम इनके मतलब कि शहरी इलाकों में भी इनकी बहुत सारी संस्थाएं हम देखने को मिलती है हमें। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखभाल केंद्र होते हैं, ये जो है एक देखभाल केंद्र है, आप इसमें ये पॉइंट्स बना सकते हैं। किसके तहत आते हैं ये, तो किसके तहत आते हैं, ICDS जो ये आपकी संस्था है इसके अंतर्गत ये आते हैं। आप देखिए इतनी सी लाइन में आपके 5 पॉइंट बन गए हैं। आप बनाना चाहे तो इस तरीके से भी पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आपको ये जो दे रखा है आप एक ही लाइन में लिखें। आपको पॉइंट्स रिमेम्बर नहीं है, याद नहीं आ रहे एग्जाम के टाइम में, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक जो आपका वर्ड है उससे आप दो लाइन बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए ग्रामीण और शहरी हमने साथ में लिख दिया है, लेकिन हम चाहे तो ऐसे बना सकते हैं
कि जो संस्थाएं होती है ग्रामीण इलाकों में भी सरकार द्वारा चालू की गई है और कुछ शहरी इलाकों में, नेक्स्ट पॉइंट में आप बना सकते हैं कि शहरी इलाकों में भी ऐसी संस्थाएं हमें मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना के आप इसको भी लेंदी कर सकते हैं। आई होप आपको जो आंगनवाड़ी जो आपकी संस्था है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक ये आंगन आश्रय है जिसमें क्या है, शहरी या फिर ग्रामीण इलाकों के जो शिशु होते हैं उनकी देखभाल की जाती है। किसके तहत आती है, तो ICDS के तहत इसकी मान्यता हमें मिलती है, मान्यता इसको प्राप्त है। ठीक है, आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका हम देखते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है आपको, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब छोटा बच्चा अपने परिवार विशेषकर माता पिता भाई बहन के साथ लगाव विकसित करने लगता है, इस एज में क्या है कि बच्चा हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने पेरेंट्स के साथ क्या है घुलना मिलना शुरू कर देता है, अपनी फैमिली के साथ मिलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, वह परिवार के सदस्यों को पहचानता है। अब हमने यहाँ तक देख लिया कि एज क्या थी हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था की, तो जन्म से लेकर 8 वर्ष, इस एज की आयु के बीच हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो इसके बीच में क्या होता है, बच्चे को सोचने समझने की शक्ति क्या है, आने लग जाती है। हम 8 वर्ष से पहले की बात करें तो हम देखेंगे तो बच्चा समझने लग जाता है कि आसपास कौन है, उसकी मम्मी कौन है, उसके पापा कौन है, तो उसका क्या है लगाव जुड़ने लग जाता है फैमिली के साथ। ठीक है, तो क्या है कि ये परिवार के सदस्यों को भी पहचानने लग जाते हैं। बच्चा उन लोगों के बीच अंतर करना सीखता है जिन्हें वह पहचानता है और जो उसके लिए अपरिचित होते हैं। मतलब क्या है कि अब ऐसे माहौल में जहाँ पे वो डेली फेस देख रहा है, डेली चेहरों को देख रहा है कि ये इसका भाई है, बहन है, माता पिता है, दादा दादी है, तो उन लोगों को पहचानता है। लेकिन अगर कोई बाहर से आए तो वो क्या करता है कि उसको पता चल जाता है कि मेरे घर के सदस्य ये नहीं है, तो क्या है अंतर करना शुरू कर देता है कि ये बाहर से आया हुआ कोई और है और मेरे घर के सदस्य कोई और है। तो ये अंतर क्या है, इस एज में बच्चों को समझ में आने लग जाती है। नेक्स्ट क्या है, 8 से 12 माह का बच्चा अनजान व्यक्ति के प्रति भय प्रदर्शित करता है। 8 से 12 महीने का बच्चा क्या करता है, अगर कोई अन्य व्यक्ति उसको गोदी ले लेता है या बुलाता है अपने पास, तो क्या है उसके अंदर डर की भावना उत्पन्न होने लग जाती है। तो क्या है, इस एज तक हम बोल सकते हैं कि बच्चों के अंदर अंतर करने की जो क्षमता है वो आ जाती है। ठीक है, फिर क्या है, 12 माह के बच्चों को अपनी माँ के साथ अत्यधिक लगाव होता है और उनके आसपास न होने पर वह रोने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बच्चे क्या होते हैं। एक एज ऐसा होता है जब बच्चे, वैसे फिलहाल तो हम देखें तो बड़े जो हम देखें 4-5 साल के बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं अगर वो मम्मी को नहीं देखते हैं। तो क्या है, माँ के प्रति लगाव होता है उनका। अब यहाँ पे एज क्या बता रखी है आपकी, 12 माह बता रखी है। तो 12 माह के बच्चों का क्या होता है कि माता के साथ ज्यादा लगाव होता है। अब देखते हैं माँ के साथ ही रहना ज्यादा होता है, कोई भी चीज होती है तो मम्मी ही याद आती है। तो क्या है कि माँ के साथ उनका लगाव बहुत ज्यादा होता है और जब उनको माँ नहीं दिखती है तो क्या करते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वह समझ जाता है कि दूसरे कमरे में जाने पर माँ लुप्त नहीं हो जाएगी। अब क्या है कि बच्चों को यही लगता है कि मम्मी कहीं गई है तो मतलब छोड़ के चली गई है उन्हें। तो क्या है, उसको क्या है ये समझ में आने लग जाता है कि वो कहीं और गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गई है, वो वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चों को ये भी समझ में आने लग जाता है। आई होप आपको जो आपका ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है हम उसको देखते हैं। अब इसमें क्या है कि 3 वर्ष के बच्चों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो 3 वर्ष के बच्चों की जो हम विशेषताएं देखेंगे, ठीक है, उसमें क्या है कि उनकी गतिविधियां और अनुभव बढ़ने लगती है। अब क्या है, धीरे धीरे उनकी गतिविधियां बढ़ जाती है। अब क्या है, छोटी एज तक बच्चे उतना चलना फिरना नहीं जानते हैं, तो एक स्थान पर रहते हैं, कोई उनको गोदी में लेके इधर से उधर जाता है तभी वो जाते हैं। तो क्या है कि उनकी गतिविधियां बढ़ जाती है। ठीक है, वो चलना फिरना हल्का फुल्का शुरू कर देते हैं और क्या है, अनुभव बढ़ने लगता है। वो क्या है, अनुभवी भी हो जाते हैं, वो देखने लग जाते हैं, आसपास की चीजों को फील करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अपना अनौपचारिक और छोटी सामूहिक गतिविधियों को कर पाते हैं। अब कोई भी छोटी गतिविधि होती है वो खुद से करना शुरू कर देते हैं 3 वर्ष की आयु तक। बच्चे में नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा होती है। अब 3 वर्ष की आयु तक क्या होता है कि बच्चों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा, क्या है कि वो क्यों कैसे करके जो प्रश्न होते हैं वो भी सोचना शुरू करने लग जाते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, कैसे हो रही है। तो क्या है कि बच्चों के अंदर जो है नई चीजें सीखने की जिज्ञासा, वो देख रहे हैं कोई कार्य जो है उसकी माता बैठ के कर रही है तो वो खुद हाथ में लेने की कोशिश करता है और करने का प्रयास करता है। ठीक है,
नेक्स्ट, वह नई चीजें सीखता है और अपने परिवेश का पता लगाता है। नई नई चीजों को क्या है, वो सीखना चाहता है और सीखने की कोशिश करता रहता है। वह अपने आसपास के लोगों और चीजों के साथ परस्पर व्यवहार करता है। वो अपने आसपास के लोगों के साथ भी क्या है, व्यवहार करना शुरू कर देता है, या जो आसपास के वातावरण है वहां पर घुलना मिलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपका यही टॉपिक था। इसमें जो आपका 3 वर्ष की बच्चे की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसमें आप ये पॉइंट्स जो है बता सकते हैं। आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इसमें अगर आप करना चाहें तो। इसमें आपने जिज्ञासा का पॉइंट देखा, इसमें आप और भी, इसके अंदर आप और भी पॉइंट्स बना सकते हैं कि क्या है जिज्ञासा होता है तो क्या है कि वो अन्य चीजें जानने के लिए उत्सुक होता है। क्या करता है कि बहुत सारे ऐसी गतिविधि करता है कि उसको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप चाहें तो खुद से बना के ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज बुक की जो लाइन हो या कोई लाइन आपने रट रखी हो आप वही लिखें। खुद से आप पॉइंट्स बनाएंगे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। मैं आपको इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि खुद से आप कोशिश करें। जितना अच्छा आप खुद से करेंगे ना, अगर आपने वो बुक का रटाया लिख देंगे तो वो उतना मायने नहीं आएगा। ठीक है, आपने आज रट लिया, आपको याद है, अगले दिन क्या होगा आप उसको भूल जाएंगे, या फ्यूचर में आप क्या करेंगे उसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ के समझ के आंसर लिख रहे हैं, पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स क्या होंगे, कभी ना कभी याद आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप खुद से चाहे तो और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बाकी तो इतने पॉइंट्स काफी है। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। इसमें क्या है कि अच्छी विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ठीक है, कौन कौन सी जो विद्यालय पूर्व शिक्षा है, अब क्या है बहुत सारी ऐसी भी होती है जो इनलीगल तरीके से चल रही होती है, जहाँ पे हम देखेंगे फीस कम होती है लेकिन बच्चों के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छी चीजें नहीं सिखाते हैं। तो क्या है, यहाँ पे कुछ बता रखिए कि कौन सी अच्छी पूर्व जो होती है, विद्यालय केंद्र जो पूर्व होते हैं उनकी कौन कौन सी अच्छी अच्छी जो हम विशेषताएं होती हैं जिनके द्वारा हम चाहते हैं कि बच्चे उस विद्यालय पूर्व केंद्र में जाए या इसमें जाए। ठीक है, तो उनकी कौन सी विशेषताएं होती है हम उनको देखेंगे। फर्स्ट यहाँ क्या है कि विद्यालय पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु में औपचारिक शिक्षा शुरू होने से पहले बच्चे को दी जाती है। तो क्या है, विद्यालय पूर्व शिक्षा क्या होती है, 3 से 6 वर्ष की आयु में औपचारिक शिक्षा शुरू होने से पहले बच्चों को दी जाती है। इस एज में आप देख रहे हैं 3 से 6 वर्ष, तो आपकी औपचारिक कौन सी शिक्षा होती है, मतलब स्कूल जाना। आप स्कूल में जा रहे हैं, वेल मैनर्ड बिहेव कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं आपको लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो क्या है कि इससे पहले की जो शिक्षा होती है, ठीक है, स्कूल जाने से पहले की हम शिक्षा बोल सकते हैं, जो भी है स्कूल जाने से पहले की शिक्षा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपकी विद्यालय पूर्व शिक्षा कहेंगे। ठीक है, ये कौन सी एज में दी जाती है, यहाँ पे एक और एज आ गया है आप लोगों का 3 से 6 वर्ष। फर्स्ट हमने आपको एज में फिर से याद दिला देती हूँ। फर्स्ट प्रारंभिक बाल्य अवस्था की एज क्या थी, तो जन्म से 8 वर्ष। ठीक है, उसके बाद हमने शैशवावस्था देखी, उसकी क्या थी, तो जन्म से लेकर 3 वर्ष। फिर हमने जो टॉडलर अवस्था थी उसको देखा, वो कब से थी, तो 3 से लेकर 8 वर्ष। और अब हमने क्या देख लिया कि विद्यालय पूर्व शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों को, कितने आयु तक के बच्चों को देते हैं, तो कितने बच्चों को, 3 से लेकर जो 6 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उनको दी जाती है आपकी विद्यालय पूर्व शिक्षा की जो शिक्षा होती है वो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यह शिक्षा एक अच्छे विद्यालय पूर्व केंद्र में दी जाती है। अब यहाँ पे कुछ आपको शिक्षाएं दे रखी है कौन कौन सी दी जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको विद्यालय पूर्व जो केंद्र है आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये कौन सी शिक्षाएं होती हैं। तो विद्यालय से जाने से पहले शिक्षाएं दी जाती हैं, उसको हम बोल सकते हैं किंडरगार्टन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जहाँ बच्चों को कुछ कुछ शिक्षाएं होती है दी जाती हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से औपचारिक शिक्षा नहीं देते हैं। कुछ शिक्षाएं ऐसी होती है जो औपचारिक होती है और कुछ अनौपचारिक शिक्षाएं जो होती है वो दी जाती है। औपचारिक शिक्षा में क्या आपको बताया जाएगा कि आप अच्छे से बिहेव करें, बोलने का तरीका सीखें और बहुत सारी चीजें। लेकिन अनौपचारिक में क्या है, आप जो करना चाहते हैं, आपके अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको ड्राइंग वगैरह हो गई, छोटी मोटी एक्टिविटीज हो गई, वो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आपकी अच्छी विद्यालय पूर्व अच्छी विद्यालय पूर्व केंद्र होती है उनकी कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है हम उसको देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ क्या देखा है, तो बाल केंद्रित उपागमन, मतलब
बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि खेल खिलौने के तरीके से हम बता सकते हैं कि खेल खेल में सीखना। बहुत सारे हम यहाँ बताएंगे ऐसे एक्टिविटीज दी जाती है जहाँ पर खेल खेल में हम सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चा एक दूसरे के साथ जल्दी सीखता है। अब क्या है, वहाँ पे अच्छा परिवेश मिल रहा है, साथ में और भी उसके एज के बच्चे हैं, तो इसमें क्या होगा कि उसको अच्छी तरीके से घुलना मिलना भी आ जाएगा और दूसरे बच्चे को देख देख कर वो भी सीखना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चा एक दूसरे के साथ पसंद करता है। बच्चा क्या है, एक दूसरे का साथ भी पसंद करता है। क्या है, वहां पे फ्रेंडशिप करने लग जाता है कि वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसको जानता हूँ, या ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसको जानती हूँ। ठीक है, तो क्या है, इस एज तक क्या है, बच्चे एक दूसरे से बातचीत करना भी पसंद करने लग जाते हैं। वह बच्चा आत्मनिर्भर बन जाता है। बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे कार्य होते हैं ना जो बच्चा खुद से करना चालू कर देता है, तो क्या है, बच्चा धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनना शुरू कर देता है। फिर अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक विद्यालय के लिए तैयार। अनौपचारिक शिक्षा और जो है अनौपचारिक शिक्षा है वो आपको यहाँ पे विद्यालय पूर्व जो केंद्र है वहां पे दी जाती है, लेकिन क्या है, औपचारिक विद्यालय के लिए भी तैयारी करवाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों के लिए लाभकारी। अब क्या है, कठिन परिस्थिति, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घुलना मिलना नहीं जानते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कठिन परिस्थिति वाले बच्चे हैं उनके लिए भी लाभकारी। अगर वहाँ पे जाएंगे, विद्यालय पूर्व केंद्र में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या उनको बताया जाएगा कि फ्रेंड्स बनाओ, बात करो, या एक्टिविटी ऐसी दी जाएगी जहाँ ग्रुप बना के एक्टिविटी करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो संवेदनशील बच्चे होते हैं या फिर जो कि कठिन परिस्थिति में बच्चे होते हैं वो भी घुलना मिलना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी जो आपकी शिक्षाएं थी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ खेल खेल द्वारा बच्चों को सिखाया जाएगा। बच्चों को क्या है, दूसरे का साथ है पसंद आने लग जाता है, बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती है जिससे कि वो औपचारिक स्कूल के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे करवाई जाती है, तो जो भी अच्छे आपके विद्यालय पूर्व केंद्र होते हैं वहां पर ये सारी चीजें करवाई जाती है। तो आई होप आपको जो आपका ये टॉपिक है समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो देखते हैं। अब यहाँ क्या बता रखा है आपको, मॉन्टेस्ट्री स्कूल। इसमें क्या है कि मॉन्टेस्ट्री स्कूल ऐसे विद्यालय है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के उन सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, ये भी कहाँ पर आधारित है, तो आपकी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा है उस पर आधारित है आपके मॉन्टेस्ट्री स्कूल। इसमें क्या है, जिनकी रूपरेखा विख्यात शिक्षाविद मारिया मॉन्टेस्ट्री द्वारा बनाई गई है। अब इसमें क्या है, किसके द्वारा इसको बनाया गया है, तो आपका जो मारिया मॉन्टेस्ट्री है उनके द्वारा इसकी जो रूपरेखा है वो बनाई गई है। ठीक है, इनके द्वारा ही हम बोल सकते हैं इसकी रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है। और आप देख रहे हैं मारिया मॉन्टेस्ट्री, हम इनका नाम देख रहे हैं मॉन्टेस्ट्री, इसी के नाम पे हम बोल सकते हैं ये जो स्कूल है आप देख रहे हैं बना हुआ है। तो ये जो नाम है आपको याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन कर लिया जा सकता है कि मारिया मॉन्टेस्ट्री कौन थी, या इन्होंने क्या करवाया था, या फिर मॉन्टेस्ट्री स्कूल किसके नाम पर पड़ा, मॉन्टेस्ट्री स्कूल की रूपरेखा किसने तैयार की थी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो नाम है मारिया मॉन्टेस्ट्री ये याद रखना है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका ECCE। ठीक है, से संबंधित कुछ जो संकल्पनाएं हैं उसको हम देखेंगे। फर्स्ट आपका जो ECC है वो क्या है, हमने इससे पहले भी देखा था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी कौन कौन सी जो संकल्पनाएं हैं, किस तरीके से चाहते हैं, इनकी क्या क्या मतलब आप देखेंगे ना संकल्पनाएं इन्होंने क्या ले रखी है, क्या बता रखा है कि हम ये शिक्षा बच्चे को देंगे या इस तरीके से हम उनको सिखाएंगे, तो उनकी कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं हम उनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि छोटे बच्चों को अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए अलग अलग तरीके हैं। बच्चों की सभी संस्थाओं को उन बच्चों के परिवार के संस्कृति मान्यताओं के अनुकूल काम करने चाहिए। इसमें फर्स्ट का बता रखा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके आसपास की जो चीजें हैं उनको समझने के लिए अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे क्या है, इनकी संकल्पनाओं में क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हम अलग अलग तरीकों से भी सिखा सकते हैं। बहुत सारी चीजें समझने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। फिर क्या है, बच्चों के सभी संस्थानों को उन बच्चों के परिवार के जो भी संस्थान है, बच्चों के छोटे बच्चों के जो भी संस्थान है उनके क्या है, उनके द्वारा उन बच्चों के परिवार के सांस्कृतिक मान्यताओं को के अनुकूल काम करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं
कि कोई अन्य संस्था है जो कि बच्चों को अपने पास रखती है, या क्रेंच है जो बच्चों को अपने पास रख रही है, तो क्या है वो बोल रहे हैं कि उनकी संकल्पना ये है कि उनके द्वारा जो भी बच्चे के लिए कार्य किया जा रहा है, या बच्चों का जो परिवेश जो हमने आसपास का माहौल बना रखा है, कैसा बनाना है, उनकी संस्कृति के अनुकूल बनाना है, उनकी संस्कृति के जैसा ही बनाना है। ठीक है, तो ये इनकी जो संकल्पनाएं है, जो आपका ECCE है उसकी संकल्पनाएं थी ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट संकल्पना में यही है कि हम बच्चों को क्या है अलग अलग तरीके से जो बहुत सारी चीजें हैं वो सिखा सकते हैं। इनको सिखाने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके। और नेक्स्ट में क्या है कि जो भी अन्य संस्थाएं हैं जो कि बच्चों को अपने पास रख रही है, तो उनको इस तरीके से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे की जो संस्कृति है उनके अनुकूल ही वो शिक्षा रहे। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो देखते हैं। इसमें क्या है आपके ECC जो है आपका उसका मुख्य उद्देश्य देखना है। ठीक है, इसमें क्या है बच्चे का समग्र विकास जिससे वह अपनी क्षमता पहचान सके। क्या है ECC द्वारा कौन कौन से उद्देश्य अपनाए गए, तो फर्स्ट उन्होंने अपना रखा है कि बच्चे का जो समग्र विकास, मतलब यहाँ पे बच्चों का पूरा जो विकास है वो करवाया जा रहा है, जिससे क्या है बच्चे अपनी क्षमता को पहचान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके पास ये पावर है, ये करने की शक्ति है, ये करने की ऊर्जा है, ये सारी चीजें वो समझ जाएंगे। फिर औपचारिक विद्यालय जाने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, मतलब जो आप विद्यालय आप देखेंगे वहां पे जाने के लिए तैयार कर दिया जाता है, जहाँ पे उनको अच्छी तरीके से बिहेव करने के लिए। हम क्या है कि कोई भी अच्छे स्कूल में हम एडमिशन करवाना चाहते हैं बच्चे का, तो पहले क्या देखेंगे कि बच्चे किस तरीके से बात कर रहे हैं, बैठने का तरीका कैसा है। आप प्राइवेट स्कूल वगैरह में देखिए, जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं वहां पे क्या देखा जाता है, फर्स्ट बच्चे का बिहेवियर देखा जाता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि ये जो क्रेंच वगैरह क्या करते हैं, या फिर आपके जो ECC है वो ऐसी जो संस्थाएं हैं वो क्या करती है, तो बच्चों को ना विद्यालय जाने से पहले जो आपका औपचारिक विद्यालय है, मतलब ऑफिशियल जो आपका स्कूल है, वहां जाने से पहले वहां की पूरी शिक्षा आपको दी जाती है कि आपको किस तरीके से वहां जाके बिहेव करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बच्चों को है औपचारिक विद्यालय जाने के लिए तैयार किया जाता है। फिर बच्चों और महिलाओं के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं। अब बच्चों के साथ साथ ये क्या करते हैं, जो महिलाएं हैं उनके लिए भी जो सहायक सेवा है वो प्रदान करवाते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो आपका ये टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, तो ECCE के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वो कौन कौन से मार्गदर्शक सिद्धांत, मतलब वे किस राह पर चलते हैं, किस राह पर चलना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, सीखने का आधार खेल होना चाहिए। हम छोटे बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हैं, खेल खेल के द्वारा ही हम सिखा सकते हैं, खेल के जरिए ही हम उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है सीखने का आधार खेल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का आधार कला होना चाहिए। अब क्या है शिक्षा का आधार, क्या है कला होना चाहिए, मतलब ड्राइंग के जरिए हम बच्चों को, जैसे हम A फॉर एप्पल करवा रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पे क्या है A फॉर एप्पल की जगह आपको इस तरीके से जो ड्राइंग है वो बना के दिखाई जाएगी, उससे क्या है बच्चा ताकि इसको पहचान ले। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे बता रखा है कि जो सीखने का माध्यम हो वो एक तरीके से कला होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बच्चों को विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देनी चाहिए। तो बच्चे की जो भी विशिष्ट सोच, मतलब कोई भी वो सोच है जो अच्छी लग रही है, उसको क्या है बच्चा अपने पॉइंट को रख रहा है, तो क्या है उसको मान्यता देनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, विशेषज्ञता की बजाय अनुभव को प्रमुखता देना चाहिए। क्या है अनुभव, वहां पे क्या है प्रैक्टिकल वगैरह हम बोल सकते हैं, वो करवाना चाहिए, इनके सिद्धांत में ये है। नेक्स्ट क्या है, दैनिक नित्यचर्या में अच्छी जानकारी और चुनौतियों का अनुभव होना चाहिए। मतलब क्या है, जो दैनिक नित्यचर्या है आपकी उसमें क्या है, तो इसमें क्या है अच्छी जानकारी देनी चाहिए। जैसे कि इसमें अच्छी जानकारी हम बोल सकते हैं, छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं, सुबह उठ के नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, माता पिता के पैर छूने चाहिए, तो ऐसी चीजें क्या है यहाँ पे इनके सिद्धांत में बताई गई है। नेक्स्ट क्या है, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा का मेल होना चाहिए। अब क्या है यहाँ एक तरीके से ये नहीं कि बच्चों को तुम पूरी तरीके से कंट्रोल कर लो, उनको तुम औपचारिक शिक्षा ही दो, जो ऑफिशियल शिक्षा है वही दो, नहीं, यहाँ पे क्या है औपचारिक शिक्षा दी जाएगी, मतलब आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको रहना है, किस तरीके से बर्ताव करना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। लेकिन साथ में क्या है यहाँ पे अनौपचारिकता भी होगी, मतलब ड्राइंग वगैरह होगी, प्ले होगा, गेम होगा, और यहाँ पे दोनों प्रकार की जो शिक्षा है वो दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, पाठ विषयक और संस्कृति स्रोत का मेल होना चाहिए। अब क्या है यहाँ पे सारी चीजें जो भी है आप देखेंगे टॉपिक्स वगैरह है वो अच्छी तरीके से समझाना चाहिए। नेक्स्ट है स्थानीय सामग्री, कला और ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। अब क्या है स्थानीय सामग्री, मतलब जो स्थान है वहां पे क्या है, वहां पे कला का जो ज्ञान है वो भी बच्चों को होना चाहिए, वो भी उनको सिखाना चाहिए। नेक्स्ट
विकासात्मक रूप से उपयुक्त तरीके अपनाए जाएं जिसमें लचीलापन और अनेकता होनी चाहिए। अब क्या है, विकास के रूप में, विकास के रूप में बहुत सारे क्या है अन्य तरीके भी अपनाने चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या है लचीलापन हो। ऐसा नहीं है कि आप विकास के लिए क्या कर रहे हैं, बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तो क्या है ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है लचीलापन भी होना चाहिए और अनेकता भी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे बच्चों को समझाया जा रहा है कि तुम्हें विकास के लिए सब चीजें करनी है, लेकिन ये नहीं है कि वहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अनेकता भी, अलग अलग भिन्न भिन्न चीजों को भी सिखाया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, स्वास्थ्य, कल्याण और स्वस्थ आदतें सीखनी चाहिए, सीखना आवश्यक है। तो क्या है इसमें आपको समझ में आ रहा है कि जो भी आपके स्वास्थ्य है, कल्याण है, जो भी अच्छी आदतें आपके जीवन की यहाँ पर सिखाई जाएगी। तो क्या है ये आपके EC जो है आपका ECCE, इसके जो मुख्य सिद्धांत है, इनके जो मुख्य सिद्धांत है इसमें आप देख रहे हैं, इन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बता रखा कि अन्य जो क्रेंच है, अन्य जो संस्थाएं हैं जो बच्चों को अपने पास रखती है, उनको इस तरीके के सिद्धांत जो है वो अपनाने चाहिए कि जहाँ पे बच्चों को बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं वो दी जाए, लेकिन इस तरीके से दी जाए जहाँ पे बच्चों को वो समझने में, सीखने में आसान हो, ठीक है। तो आई होप आपको जो आपका ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ क्या है कि माता पिता द्वारा देखभालकर्ताओं से निम्न प्रकार की अपेक्षा की जाती है। क्या है, अब माता पिता है वो अपने बच्चों को रख रहे हैं कहीं पे जाके, देखभाल जो सेंटर है वहां पे रख रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो ऐसे ही तो नहीं रख देंगे, उनकी कुछ ना कुछ तो इच्छाएं होंगे कि बच्चा वहां पे सुरक्षित है या नहीं है, या हम वहां कहीं दूर जा रहे हैं तो बच्चे को यहाँ पे पूरी तरीके से सही से रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, उसकी देखभाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो क्या है यहाँ पे कुछ चीजें बता रखी है कि माता पिता को किस तरीके के प्रश्न आते हैं या क्या इच्छा रखते हैं वो सामने वाले से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि शिक्षक बच्चों को खेल खेल में सिखाए। फर्स्ट उनकी ये है कि शिक्षक जो है बच्चों को कैसे सिखाए, तो खेल के जरिए सिखाए। क्योंकि हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनको हम एज इट इज बताएंगे, पैराग्राफ पढ़ लो, तुम समझ लो इसको, तो उनसे तो नहीं हो पाएगा। खेल के जरिए सिखाएंगे तो धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को सीखना शुरू करेंगे। सेकंड क्या है कि बच्चों को रोमांचक व दिलचस्प तरीके से पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि हम बोरिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए, जहां बच्चों का ध्यान क्या है पढ़ाई में भी लगे। नेक्स्ट क्या है, बच्चों को काम करवाने का जो अवसर है प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें। अब क्या है, बच्चों को काम करवाने का जो अवसर है वो भी प्रदान करें, अनेक प्रकार के जो कार्य हैं वो बच्चों को दिए जाए ताकि वो अपना कार्य टाइम से करें। नेक्स्ट क्या है, शिक्षक बच्चों की क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी रखे। अब क्या है, एक हम जगह पे छोड़ के आ रहे हैं बच्चों को, या शिक्षक यहाँ पे, तो क्या है उसको पता ही नहीं कि वो बच्चा किस चीज में अच्छा है, किस चीज में नहीं है, कौन सा कार्य कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या है, वो अच्छे विद्यालय से क्या चाहते हैं जो है वहां पे, वो चाहते हैं कि बच्चे की जो पूरी जानकारी है वो शिक्षक तरीके से रखे कि किस तरीके से किस चीज में वो अच्छा है, किस में नहीं है, किस सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स है, वो गेम में अच्छा है या नहीं है। तो वो चाहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें क्या है शिक्षक को पता हो। नेक्स्ट क्या है, बच्चों के लिए गतिविधियां उनके संस्कृति और क्षेत्रीय पर्यावरण के अनुरूप रखें। अब क्या है, बच्चे के साथ जो भी गतिविधि की जा रही है वो उनकी संस्कृति और जो उसके पर्यावरण है उसके अनुरूप ही होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक में प्रशासनिक और प्रबंधनीय कौशल होने चाहिए, जैसे रिकॉर्ड रखना। तो इसमें क्या है कि शिक्षक के अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। क्या है यहाँ पे वो क्या चाहते हैं कि सारे गुण कहाँ पर हो, शिक्षक के अंदर हो। शिक्षक अच्छे तरीके से बच्चों की देखभाल करे, उसके जो भी बच्चों के गुण है उनको ध्यान में रखे, ये रिकॉर्ड रखे। फिर क्या है, लेखन करण, रिपोर्ट लिखना, अभिभावकों के साथ संपर्क रखना आदि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहते हैं जो पेरेंट्स है कि उनके साथ वो संपर्क भी बना के रखे। जो शिक्षक है वो बच्चों के साथ साथ जो उनके माता पिता है उनसे भी संपर्क बना के रखे, उनको जो बातचीत है वो बताते रहे कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सारी चीजें जो एक अभिभावक है, माता पिता है, वो टीचर्स से चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो आपका ये टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अब वो देखते हैं। अब यहाँ क्या दे रखा है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के व्यवसायिकों में आवश्यक कौशल। क्या है ये आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको कौन कौन से कौशल की आवश्यकता है। आप कहीं भी टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, तो क्या है आपके अंदर कोई ना कोई गुण तो होने चाहिए, ऐसे ही तो आप नहीं बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपको बता रखे कि आपको कौन कौन से कौशल की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी जो आपके अंदर गुण है वो होने चाहिए। तो फर्स्ट क्या बता रखा है कि बच्चों और उनके विकास में रुचि होना।
अब क्या है, आप बच्चे से जुड़े कार्य कर रहे हैं तो आपको हर चीज में बच्चे को तो रखना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि बच्चे और जो उनके विकास है उसमें आपको रुचि रखना आवश्यक है कि किस तरीके से मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ। वो बच्चा अगर इस चीज को नहीं समझ रहा है तो कोई अन्य तरीके से मैं उसको समझाऊं, ठीक है। तो कौशल में ये होना चाहिए, बच्चों और उनके विकास में जो रुचि है वो रखनी चाहिए खुद को, ठीक है। नेक्स्ट, छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानकारी। अब क्या है, आप छोटे बच्चों के टीचर हैं, आप बड़े बच्चों वाले कार्य उनको दे रहे हैं तो उनसे तो नहीं हो पाएगा। तो क्या है कि उनके जो भी आवश्यकता है और उनकी जितनी क्षमता है उससे ही रिलेटेड आपको जो कार्य है वो देना होगा। तो क्या है, इसके लिए आपको उनकी क्षमता की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बच्चों से बातचीत करने की क्षमता होनी चाहिए। अब क्या है, छोटे बच्चे हैं, कब रोना शुरू कर दे, कब किसी से झगड़ा करना शुरू कर दे, नहीं पता है, ठीक है। तो क्या है, हमें उनसे बातचीत करना भी आना चाहिए कि बच्चा अगर उदास है तो किस लिए उदास है, हम उनसे पूछे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बताते नहीं है, टीचर है या कोई अन्य है उनको नहीं बताते, क्या करते हैं, माता पिता को ही बताते हैं। तो उनसे भी आपको बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, बच्चों के साथ रचनात्मक और रोचक गतिविधि करना। अब बच्चों के साथ जो भी आप देखेंगे, ड्राइंग वगैरह है, रचनात्मक एक्टिविटी है, कोई भी गेम के द्वारा उनको सिखाया जाना, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बच्चों के साथ सभी गतिविधि उत्साह से करना चाहिए, जैसे कहानी सुनाना, कविता सुनाना, प्रकृति संबंधित बात। तो क्या है, यहाँ पे जितनी भी चीजें एक्टिविटी हम बच्चों के साथ कर रहे हैं उनको इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उनके द्वारा पूछे गए कई प्रश्नों के उत्तर की इच्छा एवं रुचि होनी चाहिए। अब क्या है, छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर्स क्या करेंगे कि कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो उसको इग्नोर कर देंगे कि अरे ये छोटा ही तो है, क्या सेंस है इसके क्वेश्चन में, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अगर छोटा बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से आपको उसका उत्तर देना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो छोटे बच्चों को एक दूसरे से भिन्न होते हैं, छोटे बच्चे क्या है एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ पाना, ठीक है। अब बच्चों में भी क्या है कि अगर कोई बच्चा क्या है शांत रहता है और कोई बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है तो बच्चों में भिन्नता होती है, तो क्या है हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कई तरह की शारीरिक गतिविधियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो बहुत सारी शारीरिक गतिविधियों के लिए, बच्चों को चोट लग गई तो उसके लिए हमें देखना होगा, या गेम खेल रहे तो उनके साथ हमें गेम खेलना होगा, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वहां पे जाके आपको सिखाना पड़ेगा। तो क्या है, बहुत सारी जो शारीरिक गतिविधि है आपको वो भी आनी चाहिए। तो ये आपका जो कौशल था, जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए जो कौशल होते हैं, अब कौशल जो टॉपिक है वो हर चैप्टर में आपको दे रखा है, कौशल और व्यवसाय। तो आपको क्या करना है, जो ये टॉपिक्स है आपके सारे चैप्टर्स में आपको ये सब अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे आप देखेंगे तो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके 3 फॉर्म में दिए जाते हैं, आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो क्या है, आपको जो कौशल है, व्यवसाय वगैरह है वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ये आपके कुछ कौशल थे, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। अब यहाँ क्या है, तो आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में उपलब्ध सेवाएं, कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है हमारी जो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्या दे रखा है, तो शिशु देखभाल केंद्र। अब क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में कौन कौन सी उपलब्ध सेवाएं हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हम बोल सकते हैं जो कि उपलब्ध है बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए। अब क्या है, कहीं भी हम जाके उसका एडमिशन तो करवा नहीं सकते, कोई ऐसी जगह होगी, कोई विशेष जगह होगी जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जा रही है, उनको बताया जा रहा है, अनौपचारिक शिक्षा दी जा रही है। तो क्या है, वही बताना है यहाँ पे। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं आपका शिशु देखभाल केंद्र बता रखा है, सेकेंड आपका दिवस देखभाल केंद्र, थर्ड नर्सरी स्कूल, गैर सरकारी संगठन, फिर समेकित बाल विकास सेवाएं और प्रशिक्षण संस्थान। तो क्या है, ये जो कुछ संस्थाएं या कुछ आप बोल सकते हैं क्रेंच वगैरह उसके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके इनके द्वारा, इन संस्थाओं के द्वारा उन बच्चों के लिए जो सेवाएं हैं उपलब्ध करवाई जाती हैं, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे आके बच्चों को एडमिशन भी करवाते हैं। तो बच्चों को जो जितनी भी उनकी रुचियां हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है सारी चीजों को, ठीक है। तो आपका जो ये टॉपिक था ज्यादा बड़ा नहीं था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक हम वो देखते हैं। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, आपके जीविका के अवसर। अब इसमें क्या है, आप जीविका क्या देख रहे हैं, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी है, इसमें क्या है
क्या समझ रहे हैं आप इसके अंदर? तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि आप इनके द्वारा कौन कौन सी जो कार्य हैं वो कर सकते हैं। आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी प्रारंभिक बाल्यावस्था से रिलेटेड, तो इसमें क्या है, आप कौन से जीविका, कौन से कार्य जो है इनके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, आप इसमें कौन सा कार्य कर सकते हैं, तो नर्सरी स्कूल में आप शिक्षक बन सकते हैं। सेकेंड क्या है, शिशु देखभाल केंद्र और दिवस देखभाल केंद्र में देखभाल करता। आप क्या है, ऐसे जो बहुत सारे केंद्र है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, देखभाल करता बन सकते हैं, बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे समकेतिक बाल विकास सेवाएं के दल के सदस्य, ये क्या है, आपको एक दल का नाम दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे दल के आप सदस्य बन सकते हैं जहां बच्चों के लिए कार्य पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ क्या है, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा बच्चों की देखभाल आयोजित, बच्चों के लिए आयोजित अभियानों अथवा सेवाओं की योजना बनाने और संवर्धन करने के लिए व्यवसाय। क्या है, बहुत सारे सरकारी एवं गैर सरकारी क्या है, बहुत सारे संगठन हैं, हम उसमें ऐड हो सकते हैं, उनके द्वारा हम बच्चों के लिए देखभाल की जो कार्य है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो बच्चों से संबंधित कार्यक्रम, उद्यमी जैसे शिविर लगाना, शैक्षिक पिकनिक करवाना, क्रियाकलाप चलाना, अपना विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्र खोलना। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है कि हम बच्चों से संबंधित कौन से बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो कर सकते हैं। यहाँ पे कार्यक्रम के नाम बता रखे हैं। आपको अगर पॉइंट याद नहीं आ रहे तो आप ये वाला पॉइंट याद कर लीजिए जो आपका 5th पॉइंट है। इसमें आप कैसे कैसे पॉइंट बना सकते हैं, तो फर्स्ट हम इसमें बना सकते हैं कि बच्चों से संबंधित कार्यक्रम, उद्यमी। ठीक है, उद्यमी हम बोल सकते हैं कि बच्चों से संबंधित बहुत सारे जो है कार्यक्रम यहाँ पे हम चलाए जाते हैं, ये हम जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं। सेकेंड हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड, बच्चों से जुड़े हुए शिविर लगाए जाते हैं। ठीक है, शैक्षिक पिकनिक भी करवाए जा सकते हैं, इसमें आप थर्ड पॉइंट बना सकते हैं। फिर क्या है, बहुत सारे क्रियाकलाप जिसमें हम बच्चों को उनके बारे में जो भी हम देखते हैं, बच्चों की रुचि है उसके बारे में उनको अवगत करवाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। ये करके आप इसमें क्या बोल सकते हैं, इतनी बातें लिख के आप इसका 4th पॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट, अपना विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्र खोलना। अब क्या है, इसमें आप ये 5th पॉइंट बना सकते हैं कि हम खुद से भी विद्यालय पूर्व जो केंद्र है वो खोल सकते हैं। आप देख रहे हैं आपका जो एक टॉपिक था, एक पॉइंट था, इसमें हमने क्या किया है, यहां से यहां फर्स्ट पॉइंट बना लिया है, फिर यहां से हमने सेकंड पॉइंट, यहां से थर्ड पॉइंट, यहां से 4th और इसमें 5th पॉइंट। आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट के अंदर हमने 5 पॉइंट बना लिए। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में स्नातन को डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त करके इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, इस क्षेत्र में अगर आपने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है तो उसके बाद क्या है, बाद में इस क्षेत्र में अनुसंधान सहित PhD करना। ठीक है, ये सारी आपको आवश्यकता है, आप PhD कर लीजिए या फिर आप स्नातक कोर्स कर रहे हैं वो कर लीजिए। लेकिन क्या है, आप जो ये सारी आपको बता रखी है, ये आपकी जीविका बता रखी है कि आप कौन कौन से जो कार्य हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था जो आपकी, उसको आप ग्रहण करके उस शिक्षा को बारे में जानकर और देखकर समझकर आप कौन कौन सी जो जीविका है उसको ग्रहण कर सकते हैं या कौन कौन सी जीविका आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो आई होप आपको जो आपका ये टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो जीविका के लिए आवश्यक कौशल। अब जीविका हमने देखा कि हम नर्सरी के जो टीचर है वो बन सकते हैं, बहुत सारी संस्थाओं में जा सकते हैं, बहुत सारे हम खुद से क्रैच खोल सकते हैं, खुद से संस्था बना सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कौन कौन सी कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसमें क्या है कि हम नर्सरी के अध्यापक, प्रारंभिक शिक्षण, नर्सरी के टीचर ट्रेनिंग, क्या है, हमें क्या है, नर्सरी के अध्यापक है, हम उसका प्रशिक्षण ले सकते हैं, हमें उसके प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, वहां तक के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बाल मानव विकास या बाल मनोवैज्ञानिक विषय में स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, फिर स्नातकोत्तर। तो क्या है, यहाँ पे आपको पढ़ाई बता रखी है कि आपको कौन कौन सी स्टडी करनी होगी इसमें जो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें आपका कोई कौशल जो है, कौशल की आवश्यकता पड़ेगी जीविका में एंटर करने के लिए। आप उसके द्वारा कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी कार्य में ऐड होना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए निम्न कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। तो या तो आपको जो है नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण है वो आना चाहिए, या फिर ये जो आपको बता रखा है डिप्लोमा वगैरह है, स्नातक है, ये सब क्या है, आपको इनकी डिग्री आपके पास
होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मुक्त विश्वविद्यालय से शैक्षिक पाठ्यक्रम। तो क्या है कि आपको जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है विश्वविद्यालय से, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी भी जो डिग्री है आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपके जो जीविका के कौशल थे वो थे आपके किसके लिए थे, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो भी आपकी शिक्षाएं हैं जिसमें आप अपना जीविका बना सकते हैं, जिसमें जाकर आप अपना कार्य कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से कौशल की आवश्यकता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको कुछ फुल फॉर्म्स दे रखी हैं जो कि आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको रोमन हिंदी है उसमें जो आपको है रोमन इंग्लिश आपका, उसमें आपको बताया है क्या है कि कुछ बच्चे जो है इसका इंग्लिश में जो होगा वो भूल जाएंगे, या फिर हिंदी में जो इसका अलग से है आप वो भूल सकते हैं, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो ये क्या है, वर्ड जो है वो मैच करता हुआ है। तो इससे क्या होगा, आप ये जो है आप याद रख पाएंगे। जैसे कि आपका ECCE दे रखा है, इसमें क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आपका ECC है। ऐसे ही NCF है, तो इसमें क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक, नेक्स्ट आपका ICDS है, तो इसमें क्या है, इंटरग्रेड, फिर है डेवलपमेंट और सर्विस। ठीक, नेक्स्ट आपका है NGO, इसमें क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका दे रखा है NTT, तो इसमें क्या है, नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग। ठीक, नेक्स्ट आपका दे रखा है IGNOU, इसमें क्या है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये आपके कुछ फुल फॉर्म्स थे, आपको ये याद रखने हैं। पता है क्यों, क्योंकि ना इससे आपके MCQ के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और साथ ही में जो आप देखेंगे आपका 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपसे फर्स्ट पॉइंट यही पूछ लिया जाता है कि इस संस्था, जैसे आपको ये दे देंगे, इसका प्रसारण लिखिए, इसकी फुल फॉर्म लिखिए। तो क्या है, बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। तो क्या है, ये इसलिए मैंने करवा दिया ताकि आगे अगर आपसे, हम चाहते हैं आपको जो एक पॉइंट है वो भी ना छूटे, एक नंबर जो है वो भी कहीं से ना छूटे। तो इसलिए क्या है, ये फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दे दी गई है ताकि आप इसको समझ ले और आपकी जो जितनी भी फुल फॉर्म है उसको याद कर ले। तो ये आपका जो था आज का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी पॉइंट्स है आपको अच्छे तरीके से चैप्टर्स के एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर करवा दिए गए हैं। ठीक है, और अगर आपको जो ये PDF है वो चाहिए तो आप टेलीग्राम से, जो आपका रोशन साइंस स्टडी पॉइंट है, वहां से आप आसानी से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।